नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आप सभी को कोनक्सिया हाई फ्लायर्स के नए एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, ऐसे एपिसोड्स में हम आपको ऐसी कंपनीज़ प्रेज़ेंट करते हैं जो इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स होते हैं, इनके बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, उनके टॉप मैनेजमेंट से आपको मुलाकात करते हैं। और दोस्तों, आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है और जिसका नाम है यशंस केमेक्स केयर लिमिटेड और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रितेश शाह हमारे साथ है। प्रितेश जी, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम टुडे। मुझे यकीन है सर आज का इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहेगा और हमको आपके कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। तो प्रीतेश जी, पहला सवाल मुझे आपसे पूछना है कि प्रीतेश जी, हमको थोड़ा बहुत आप हमारी कंपनी के बिज़नेस मॉडल के बारे में समझाइए। हम कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं? हमारी एक सब्सिडियरी भी है, तो उसके बारे में भी थोड़ी-सी अगर आप जानकारी दो, तो वी कैन स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट। ओके सर, बेसिकली यशंस केमेक्स केयर लिमिटेड वो हमने दो डिवीज़न में कंपनी को एस्टेब्लिश किया है। जो दो डिवीज़न में हम एक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और दूसरा हम लोग आईएमसीजी प्रोडक्ट बनाते हैं। और दोनों कंपनी में जो एक कॉमन रॉ मटेरियल यूज़ होता है या फिर उसका दोनों इंडस्ट्री के अंदर जिसका स्पेशलिटी केमिकल्स जो बोलते हैं, वो स्पेशलिटी केमिकल्स हमने टेक ओवर किया है। वो हमारी 100% सब्सिडरी कंपनी 99% स्टेक के साथ हमने वो टेक ओवर किया है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि राइट नाउ वी हैव 3 यूनिट्स एंड वी हैव 3 टाइप ऑफ फैसिलिटी। वन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, दूसरा आईएमसीजी प्रोडक्ट है और उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन वो हमारा ऋषिक पॉलीसर्फ एलएलपी करके है। वो हमारी जो पार्टनरशिप कंपनी है उसके अंदर यशंस का 99% का स्टेक है। तो वो हिसाब से हमारा फिलहाल बिजनेस मॉडल है और वो पूरी इंडस्ट्री को कवर करता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, लैमिनेशन इंडस्ट्री है। सो ये जो इथॉक्सीनेशन की फैसिलिटी और उनके जो भी डेरिवेटिव्स है वो सभी जगह पे यूज होता है। तो ये वन काइंड ऑफ केमिकल इंडस्ट्री जहाँ जहाँ पर भी अटैच है वो सभी हमारे कस्टमर बन सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। वो हिसाब से हमने ये इंडस्ट्री में एक्सपांशन किया है और हम लोग वहीं पे हमारा फुल एनर्जी अभी लगा रहे हैं। बिल्कुल। बढ़िया प्रीतेश जी, नाउ टेल मी वन थिंग, ये आईएमसीजी जो आपने बताया, इसके बारे में कौन-कौन से प्रोडक्ट्स इसके अंडर आते हैं? अगर इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी सर हमारे व्यूअर्स को आप दो, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। आईएमसीजी मीन इट मीन्स कि इंडस्ट्रियल मूवेबल कंज्यूमर गुड्स। जैसे हम लोग ये समझते हैं कि अपने कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर को हम कोई भी फिनिश गुड्स सेल करते हैं, उसी तरह से हम लोगों ने इंडस्ट्री में जो डायरेक्ट इंडस्ट्री को यूज होता है वो कैटेगरी में हमने सब प्रोडक्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है जो हमने रखा हुआ है, जो आईएमसीजी वी हैव कॉलिंग द आईएमसीजी। तो इंडस्ट्री में जो एंड यूजर जो फिनिश गुड्स बनती है वो हम लोग बनाते हैं। इसके अंदर आती है पिगमेंट पेस्ट आते हैं, एंटी डस्टिंग ऑयल आता है, डाइस्टफ से कलर्स एंड केमिकल्स आते हैं, डिस्पर्सिंग एजेंट आते हैं, जो सरफेक्टिंग एजेंट आते हैं, इमल्सिफायर आते हैं। ऐसी बहुत सारी फिनिश गुड को हमने कवर किया है। तो आप ये समझ सकते हो कि एक ही कंपनी में आपको एफएमसीजी और आईएमसीजी दोनों प्रोडक्ट जो एंड यूज होती है, जो इंडस्ट्री में उसका कैप्टिव कंजम्पशन होता है, वो हम लोग बनाते हैं और उसको हम लोग आईएमसीजी बोलते हैं। बिल्कुल। प्रीतेश जी, नाउ आपने ये प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में हमको अच्छी जानकारी दी। हमको बताइए सर, इसमें जो आपके क प्रोमिनेंट कस्टमर्स हैं, अगर आप 1-2 नाम शेयर करोगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो एनी की कस्टमर्स जो आप कैटर करते हो? देखिए, ये दोनों डिवीजन है तो कस्टमर रेंज भी डिफरेंट रहेगी। जैसे हम लोग एफएमसीजी में बोलते हैं तो आज हम लोग फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में है, इवन दो जेम थ्रू हम लोग गवर्नमेंट बॉडी को भी सप्लाई करते हैं। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट में डीलर नेटवर्क है, मार्केटिंग चैनल है, आप सोशल मीडिया से भी हमारा सेल्स होता है। तो ये सभी जगह से हम लोग एफएमसीजी को कवर करते हैं, जिसमें आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गवर्नमेंट बॉडीज ये हमारे मेजर कस्टमर है। इवन तो अहमदाबाद में हम किडनी हॉस्पिटल्स है या जो भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है या रेस्टोरेंट है, वही सभी जगह पे हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट चल रही है। आईएमसीजी में टोटली डिपेंड ऑन द प्राइस फ्लक्चुएशन एंड द फॉरेक्स एंड क्रूड ऑयल, वो सबके ऊपर हमारा रहता है। पर हम लोग वो
जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो टाइम हम लोग जैसे कीरी इंडस्ट्रीज है, मेघमणि इंडस्ट्री है, इंडोकॉलकेम है, ब्लूट्रॉन है, गौरव इंडस्ट्री है, तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि हम लोग वटवा या अहमदाबाद से बाहर भी अभी नहीं जा सकते, फिर भी हमारा 10 to 15% हमारा एक्सपोर्ट है और 85% हम लोग डोमेस्टिक कवर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है और बड़ा हर कलर की डिमांड आप भी समझ सकते हो कि कलर्स की डिमांड सभी जगह पे है। तो हमारी इंडस्ट्री पेंट्स में, हम लोग डाइस्टफ में, हम लोग टेक्सटाइल में, ये सभी जगह पे हमारे आईएमसीजी प्रोडक्ट भी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारी डिमांड के सामने हमारा प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हमें ये इंडस्ट्री में ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल। प्रीतेश जी, मुझे एक बात बताइए कि मोटा-मोटी आपको ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट्स मिल रही है कि मार्केट किस प्रकार से ग्रो कर रहा है ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए, आईएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपके अनुमान से क्या आने वाले 2-3 सालों में डिमांड डबल डिजिट ग्रोथ रहने की पॉसिबिलिटी है? यानी कम से कम आने वाले 2-3 साल में आपको आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है? इसके बारे में अगर आप कुछ बताएँ। देखिए, हम लोग फिलहाल ये सोच के हमारा ग्रोथ कर रहे हैं कि जैसे आज समझ लीजिए कि एफएमसीजी प्रोडक्ट में 1 to 10 प्लेयर है, वो लोग आज 100% नहीं ला सकते, पर आज मान लीजिए कि हमारी कंपनी 50-60% है, उसमें से हम लोग 20 पे भी आते हैं, तो हमारा ग्रोथ 200-300% होता है। तो हम लोग प्योरली हमारे जो कंपनी को सेगमेंट हम लोग एसएमई सेगमेंट समझ रहे हैं, तो एसएमई सेगमेंट के लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। जैसे हम लोग आज हेयर ऑयल बनाते हैं, तो अभी तक हम लोग अग्रेसिव नहीं है, पर जो बाल हम लोग रिसाइकल करके अपने बाल वापस आते हैं, ऐसे भी हम हेयर ऑयल बनाते हैं। हमारा जो परफ्यूम है उसमें भी हमारे पास बहुत अच्छा स्कोप है। अफ्रीकन कंट्री और साउथ एशिया में हमारा अच्छा खासा अभी प्रेजेंटेशन भी चल रहा है। तो हमें ये ग्रोथ एज पर द कंपेयर विथ आवर टारगेट, हमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट 5 इयर्स हम लोग 30 से 35% का कंपनी में ग्रोथ देख रहे हैं। बिल्कुल। प्रीतेश जी, और एक बात मेरे को बताइए कि हमारे धंधे में ऑर्डर बुक का कोई कांसेप्ट होता है या डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर, जैसे-जैसे ऑर्डर्स आते हैं आप प्रोडक्शन शेड्यूल प्लान करते हो बोथ एफएमसीजी और आईएमसीजी के लिए, तो इसके बारे में कुछ बताइए? एफएम दोनों टोटली डिफरेंट पॉलिसी पे वर्क होता है। एफएमसीजी प्रोडक्ट ज़्यादातर एमआरपी पे चल रहा है और उसमें डीलर्स में डिस्काउंट देना पड़ता है, वो हिसाब से उसका ग्राउंड लेवल से सेल्स होता है। और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं या डिजिटल मार्केटिंग होता है, उसमें मेक टू ऑर्डर, जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं हर रोज के ऑर्डर उसका डिस्पैच रहता है। पर एफएमसीजी प्रोडक्ट हम लोग ये समझ सकते हैं कि टोटली एमआरपी के बेस पे चल रहा है, उसमें कोई प्राइस फ्लक्चुएशन या एवरीडे प्राइस का कोई चेंजेस ऐसा नहीं होता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से वो बिजनेस चलता है। और बल्कि आईएमसीजी बिजनेस में ऐसा होता है कि टोटली वी हैव डिपेंड ऑन द प्राइस, जो फॉरेक्स डिपेंड करता है, फिर हमारा डिमांड सप्लाई, क्रूड ऑयल का प्राइस, ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो जब हम कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं और वो हिसाब से हमारा प्लानिंग और हमारा सेल्स प्रमोशन होता है। पर ये कह सकते हैं कि आईएमसीजी में एवरी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग प्राइस का नेगोशिएशन करके हम लोग प्राइस फाइनल करते हैं। बिल्कुल, नहीं समझ गया। आई थिंक काफ़ी अच्छी तरह से आपने समझाया प्रीतेश जी। अभी प्रीतेश जी मुझे बताइए कि हमारे टोटल टर्नओवर में से एफएमसीजी और आईएमसीजी का अगर ब्रेकअप ले लें, तो अभी कौन-सा सेगमेंट डोमिनेंट है? एफएमसीजी है या आईएमसीजी है? देखिए, हम लोग मैं खुद आई एम द फर्स्ट जनरेशन टू एस्टैब्लिश द बिजनेस एंड आई एम फ्रॉम 1995 से मैं ये बिजनेस में जुड़ा हुआ हूँ। पर ये बिजनेस में हम लोग आईएमसीजी में हमारी अच्छी खासी पकड़ है और हमारे बहुत सारे कस्टमर है और हमारे सप्लायर भी अच्छे हैं और उनके साथ रिलेशन भी अच्छे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग 2019 में 18-19 में हम लोगों ने ये मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट किया और उसमें हम लोगों ने एफएमसीजी को इंट्रोड्यूस किया। तो अभी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग एफएमसीजी में बहुत अग्रेसिव है और बहुत हमारे पास लंबी रेंज है, पर हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता उसको डेवलप कर रहे हैं। तो मेन थिंग ये है कि हमारा लास्ट ईयर जैसे 40 करोड़ का टर्नओवर था, उसमें से 35 करोड़ के आसपास हमारा आईएमसीजी का टर्नओवर है और हमारा 4 करोड़ जितना हमारा एफएमसीजी बिजनेस से टर्नओवर मिल रहा है। पर जब कोविड था, तब आप एक बात समझ सकते हैं कि कोविड के अंदर पूरे हिंदुस्तान में से 200 सैंपल्स कलेक्ट किए थे और उसमें से
40 सैंपल्स जो प्योर सैनिटाइजर बनाते हैं उसमें 40 सैंपल्स अप्रूव हुए थे, और 40 सैंपल्स में से भी पूरे 100 मतलब जो भी क्वालिटी के हिसाब से अल्कोहल परसेंटेज था वो 4 सैंपल पास हुए थे। और वो टाइम वी आर नॉट एबल टू सप्लाई टू गवर्नमेंट बॉडीज, तो सिडबी ने हमें एनुअली 4% पे 3 दिन में 60 लाख रुपए का लोन दिया। तो आप समझ सकते हो कि हमारी ये क्वालिटी, और हम लोग पूरा सैनिटाइजर वो टाइम पे जहाँ पे माल मटेरियल बन नहीं सकता था, हमने पूरी गवर्नमेंट बॉडी को सप्लाई किया हुआ था। तो वो टाइम हमारा 30% एफएमसीजी बिजनेस था और 70% आईएमसीजी था। पर वो बिजनेस एज अ वॉल्यूम वाइज आज वही का वही है, पर आईएमसीजी में हमने लास्ट 3 साल में एवरेज 30% ग्रोथ किया है। तो आज की डेट में ऐसा है, लास्ट 2 years we have getting 10% turnover from the FMCG business and 90% from the IMCG business. प्रीतेश जी, ये अगला सवाल जो मेरा है आपको, वो मेरे को एक बात बताइए कि हमारे एक्टिव कस्टमर्स अक्रॉस एफएमसीजी और आईएमसीजी कितने होंगे? और नॉर्मली हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही ज़्यादा वॉलेट शेयर लेना है, या हर साल हम 2-3 कस्टमर या 4-5 कस्टमर्स कंटिन्यूअसली ऐड करते हैं? तो किस प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप एडॉप्ट करते हो? देखिए, अभी तो फिलहाल क्या है कि हमारा जो राइजिंग जो मतलब आईपीओ से जो फंड रेज कर रहे हैं, उससे हम लोग नेक्स्ट हमारा प्लानिंग ये हम लोग समझ सकते हैं कि एफएमसीजी बिजनेस जो है उसके अंदर हम लोग 20-30% हम लोग ग्रोथ करेंगे। और वो ग्रोथ में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और एक्सपोर्ट, जो आज की डेट में हम लोग हमारे पास इंक्वायरीज भी है, ऑर्डर भी मिल सकते हैं, पर हम लोग एफएमसीजी बिजनेस के एक्सपोर्ट टर्नओवर में अभी तक एंटर नहीं हुए हैं। तो हम लोग को वो अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, और अकॉर्डिंग टू कस्टमर जैसे जैसे वो ऑर्डर मिलता है हम लोग उसको ग्रो करेंगे। आईएमसीजी में हम लोग फिलहाल जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसकी जितनी डिमांड है उसकी हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते, हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है फिर भी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो हम फिलहाल जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके अंदर हम लोग फोकस करेंगे, और हमारा 90% डोमेस्टिक हमारा टर्नओवर है, जो हम लोग सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक प्लेयर को ही हम लोग माल देते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट वो डोमेस्टिक सेल्स को हम लोग कवर करने के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करेंगे। जो फिलहाल हमारा 10% एक्सपोर्ट है वो बढ़ा के हम लोग हमारे टर्नओवर का 30% जितना हम लोग एक्सपोर्ट का सोच रहे हैं। तो दैट इज अवर फ्यूचर प्लानिंग। ओके। अच्छा, प्रीतेश जी, अभी आपने आईपीओ के बारे में बात की, तो थोड़ा-सा अगर आप हमको, हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें कि आईपीओ बेसिकली कितना अमाउंट का आप करने वाले हो, और बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स तो आपने बताया, लेकिन फिर भी इफ यू कैन शेयर द डिटेल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स अगेन। Main thing we have getting the near about the 30% growth from last 3 years, and we have just entering manufacturing side from the 2018. So right now we have a huge scope and growing the company casually, and we have a lot of inquiries right now. अभी हम लोग 20 करोड़ का फंडिंग राइज करने का सोच रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट 20 करोड़ का आईपीओ आएगा इन एसएमई एनएससी इमर्ज में आएगा। और उससे टोटली वर्किंग कैपिटल है जिसमें हमारा 3 बिजनेस, जो ऋषिक पॉलीमर्स, जिसमें हम लोग आपको बता सकते हैं कि रिलायंस इज द ओनली सप्लायर, और उसके रिलायंस के अंदर 28 जितने वेंडर है उसके अलावा दूसरे किसी को माल नहीं मिलता है। तो वो ऋषिक पॉलीमर्स इज द वन ऑफ द कैंडिडेट्स, और वो वहाँ से मटेरियल लेके वो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, उसमें हमें बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और आगे जाके वही रॉ मटेरियल हम लोग एफएमसीजी और आईएमसीजी में वैल्यू एडिशन होती है, और वहाँ पे प्रॉफिट हमें ऑलमोस्ट ऋषिक का प्रॉफिट और यशंस का प्रॉफिट दोनों एक ही जगह से मिलने की हमें उम्मीद है। तो ये वर्किंग कैपिटल आने से हम लोग नियर अबाउट टू 30-40% ग्रोथ नेक्स्ट 4 years तक हम लोग कंटिन्यूसली ला सकते हैं, ऐसा हमारी सोच है। और पूरा वर्किंग कैपिटल के लिए ही हम लोग आईपीओ ला रहे हैं। ओके, समझ गया। आई थिंक प्रीतेश जी वेरी वेल आर्टिकुलेटेड। नाउ मेरे को एक बात बताइए कि सर, जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, हमारे बिजनेस में कंपटीशन भी होगा, तो मुझे बताइए कि हमारा नियर बाय लिस्टेड, अनलिस्टेड ऐसे कौन से कॉम्पिटिटर्स होंगे, या हमारे बिजनेस में हमारी कंपनी का क्या पोजीशनिंग है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। क्योंकि मैंने अभी आगे भी आपको एक चीज बताया कि हम लोग अभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है हमारी, पर फिर भी हमें हमारे जो आज के नंबर से उसके ऊपर हम लोग फोकस करें तो हमारे पास काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और कंपटीशन में क्या है, डोमेस्टिक मार्केट में बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं, पर जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग एंटर होते हैं तो वो ग्रोथ काफ़ी अच्छा मिल रहा है।
और डोमेस्टिक के अलावा हमारी कंपटीशन चाइना से ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोग सर्विस देते हैं, क्वालिटी देते हैं और हम लोग हमारा कमिटमेंट, हमारी इंडस्ट्री में कमिटमेंट की वैल्यू ज़्यादा है और हम लोग अभी तक जितना ग्रोथ किया वो कमिटमेंट के बेस पे ही किया है, क्योंकि फ्लक्चुएशन मार्केट में बहुत रहता है। तो कमिटमेंट के बेस पे हम लोग आगे हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी कंपटीशन चाइना से है। डोमेस्टिक में तो अगर आप कॉर्पोरेट साइड और आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप एंटर होते हैं और वो हिसाब से बिजनेस होता है एंड यू हैव फुलफिल योर कमिटमेंट, देन यू शुड बी गेट द मोर एंड मोर ग्रोथ। तो हमें वो कंपटीशन की चिंता नहीं है, पर हम लोग डेफिनेटली चाइना के सामने पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी आती है या फिर फॉरेक्स या इंटरनेशनल ट्रेड में या मार्केट सिचुएशन या ऐसा कोई नेचर का प्रॉब्लम, ये सब इफेक्ट करते हैं। पर फिर भी हमारा ग्रोथ 30-40% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई जैसे ये रशिया यूक्रेन का युद्ध है, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा 5-10% हमारा ग्रोथ कम होगा, पर नेक्स्ट ईयर हम लोग वो रिकवर करेंगे। तो हम लोग कंपटीशन से नहीं डर रहे हैं, हम बेसिकली हमारी सर्विस देना चाहते हैं और हमारा कमिटमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं। नहीं, बढ़िया। इनफैक्ट प्रीतेश जी, मेरे को थोड़ा-सा ब्रीफ अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बताएँगे कि कितना रेवेन्यू किया है? आपने बताया कि आपने 40 करोड़ किया है, लेकिन कंपनी का ब्रॉड नेट प्रॉफिट कितना है और पिछले साल कितना था? इसके बारे में थोड़ी-सी अगर आप जानकारी दो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर व्यूअर्स। हम लोग 2018-19 से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो यशंस के नाम से हम लोग आए और 2020 में 2020 में हम लोग ऋषित का बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमने सिस्टम में ऐड किया। तो पहले 2022-23 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ रुपए के आसपास किया, जिसमें से ऋषित का प्रॉफिट है जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के हिसाब से वो नियर अबाउट ऋषित का प्रॉफिट रहेगा ऑलमोस्ट 1.43 करोड़ एंड यशंस का प्रॉफिट रहेगा 2 करोड़। सो नेट प्रॉफिट 3.43 करोड़ आफ्टर टैक्स इन 2022-23। 2021-22 में हम लोगों ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.9 करोड़, जिसमें से यशंस का जो 2 यूनिट है उसमें से 1.15 करोड़ और ऋषित का सेपरेट पॉइंट 83 करोड़, ऑलमोस्ट 83 लैक्स का प्रॉफिट था। और 2020-21 में ऋषित को हमने जस्ट ऐड किया था, पर उससे पहले यशंस का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट लास्ट ईयर आप समझ सकते हो कि 50% का राइज किया है और उसके अगले साल भी कंपनी ने 40% का राइज किया था। तो ये एफएमसीजी बिजनेस और सब मिला के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मैंने ब्यौरा दिया। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक बहुत बढ़िया नंबर्स है प्रीतेश जी। अभी मेरे को बताइए प्रीतेश जी कि बेसिकली हमारे धंधे में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना इम्पोर्टेंट होता है? आपने बोला कि ये जो भी आईपीओ का पैसा आप रेज़ करोगे वो ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल के लिए होगा। तो कैपेक्स के लिए कोई प्लान्स है या आपके पास एडिक्वेट कैपेसिटी अगले 2-3 साल आपको कोई बड़ा कैपेक्स लगेगा नहीं? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए अभी कंपनी आज की तारीख में जो मशीनरी और वो जो है और रिलायंस के जो सप्लाई मिल रहा है उसमें कंपनी अभी 40% या 50% पे अभी कंपनी चल रही है। इसमें वर्किंग कैपिटल का भी पार्ट है और रॉ मटेरियल सोर्सिंग का भी पार्ट है। तो आफ्टर आईपीओ ये दोनों चीज़ में हम लोग पहले स्ट्रांग होंगे और यहाँ से हम लोग अगर 100% यूटिलाइजेशन में आती है आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, तो कंपनी गेट द 30% मोर बेनिफिट। और हमारा फ्यूचर हम लोग R&D में और लैब में हम लोग हमारा जितना प्रॉफिट है वो लोग हम इसमें डिसॉल्व करेंगे तो हमारा R&D मजबूत होगा, तो हमें और 10 से 15% का ग्रोथ मिल सकता है। राइट नो आई कैनॉट से कि हमें मिलेगा ही, पर वी थिंक दैट कि अगर R&D में हमारा अच्छा खासा रहेगा रिसर्च वगैरह, तो हमें उसका बेनिफिट डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर रहेगा। तो कैपेक्स में हम लोग अभी ये समझ रहे हैं कि फिलहाल जो हमारा टर्नओवर है उससे हम लोग आईपीओ आने के बाद हम लोग उसमें और टर्नओवर में ऑलमोस्ट 60-70% हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं और बाद में उस वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड ऑन द सिचुएशन। पर फिलहाल हम लोग मार्जिन में भी जो हमने लास्ट 2 साल में 40-50% जो ग्रोथ किया है वो हम लोग मेंटेन करेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। नहीं, बिल्कुल। प्रीतेश जी, मुझे बताइए कि हमारे धंधे में वर्किंग कैपिटल का साइकिल कितना बड़ा होता है? आप कस्टमर्स को माल सप्लाई करते हो तो कितने दिन में आपको पैसा वापस आता है? कितने महीने की इन्वेंट्री आपको रखनी पड़ती है? तो इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दीजिए।
देखिए दोनों वैसे इंडस्ट्री में हमारे लिए डिफरेंट है, उसका वर्किंग कैपिटल भी डिफरेंट रहता है। जैसे एफएमसीजी में हम लोग क्या है कि इनिशियल लेवल पे हमें जैसे बॉटल्स है, स्टिकर्स है, वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है वो यूज रहता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारी प्रोडक्ट बनाते हैं और हम लोग उसका सेल करते हैं। तो वो एक अलग प्रोसेस होती है, पर आप ये समझ सकते हैं कि एफएमसीजी प्रोडक्ट का हमें 90 दिन में माल बना के हम लोग सेल करते हैं और उसका पेमेंट आते हैं, तो 90 दिन की साइकिल रहती है। और आईएमसीजी में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को मिला के हम लोग 120 डेज रॉ मटेरियल बाय करने के बाद हमारे हाथ में जब पेमेंट आता है तो पूरी साइकिल 120 डेज की हम समझ सकते हैं। इसीलिए हमारी 120 डेज के हिसाब से देखें तो हमारी इसीलिए वर्किंग कैपिटल की डिमांड ज़्यादा रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, समझ गया। आई थिंक ये वर्किंग कैपिटल का पैसा आने के बाद होपफुली थोड़ा-सा बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। प्रीतेश जी, मुझे बताइए कि अभी कोविड खत्म हो चुका है, अभी नॉर्मल सी बिज़नेस में हो रही है। आप भी कह रहे हैं कि टर्नओवर 30-40% से बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगले 2-3 साल का आउटलुक हम ये समझ के चलें कि जो एसेंस केमिक्स केयर लिमिटेड है, इनके लिए रनवे बहुत बड़ा है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में आप हम ये एज़्यूम कर सकते हैं कि 35-40% का एटलीस्ट मोटा-मोटी ग्रोथ आप मैनेज कर सकते हो। तो ये थिंकिंग मेरी राइट रहेगी? अगर ये मैं आपको पूछूँ? परफेक्टली, और ये 30-40% ग्रोथ भी रहेगा, और ये वर्किंग कैपिटल आने से हमारा इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सब हमारा जो कम होगा उससे हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। प्रीतेश जी, आखिरी सवाल। हर बिज़नेस में थोड़ा-सा रिस्क फैक्टर तो होता ही है। आई मीन कोविड को छोड़ दीजिए, कोविड तो एक काफ़ी एबनॉर्मल इवेंट था। बट हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकता है और उसके लिए हमने क्या तैयारी की है? तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए हमारी पूरी इंडस्ट्री में मेन फैक्टर है फॉरेक्स, जो डॉलर फ्लक्चुएशन होता है वो हमारे धंधे में सबसे ज़्यादा रहता है। उसमें हम लोग हेजिंग वगैरह जो भी फैसिलिटी है वो लोग हम यूज़ करते हैं, पर ये एक बड़ा फैक्टर है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर अगर रिस्क फैक्टर अगर हमारे बिजनेस में कोई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो फॉरेक्स का है। दूसरा वर्किंग कैपिटल का है कि कोई कस्टमर लेट करता है तो अमाउंट वाइज हमें उसकी इफेक्ट बिजनेस पे आती है, हमारा प्रोडक्शन के ऊपर भी आती है। तो दूसरा फैक्टर है, जैसे अभी फॉरेक्स का कोई प्रॉब्लम होता है, तुर्की में कोई XYZ प्रॉब्लम होता है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन के ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं। तो ये हमारे बिजनेस में ये समझ सकते हैं कि 30% आप कस्टमर के ऊपर और 20% आप नेचुरल जो डिजास्टर्स है या कोई भी फैसिलिटी में आप ये हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग हमारा फोकस रहता है। एंड थर्ड थिंग, हमारी तीनों इंडस्ट्री में हमारे पास स्पेशलिटी लाइसेंस है, जो एक्सक्लूसिव लाइसेंस बोलते हैं, और उसकी मोनोपोली भी रहती है, पर वो एक्सक्लूसिव लाइसेंस के हिसाब से वहाँ पे एक्सीडेंट का चांस भी हो सकता है। तो ये हमारी इंडस्ट्री के रिस्क फैक्टर में आते हैं। और अल्कोहल और इथिनिल ऑक्साइड जो है वो टोटली एक्सक्लूसिव रहते हैं, तो ये दोनों चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक्सीडेंट के चांस जो रहते हैं वो ये इंडस्ट्री का एक लो फॉल है या रिस्क फैक्टर आप बोल सकते हैं। आई थिंक प्रीतेश जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करने को, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमको दी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं समझता हूँ कि ऐसे इंटरव्यू से हमको बहुत अच्छी जानकारी प्रीतेश जी ने आज दी है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और प्रीतेश जी, इन द एंड वुड लाइक टू थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू यू एंड योर टीम एंड बेस्ट विशेस फॉर योर कंपनीज IPO ऑल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू।